विश्व इतिहास के इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम चर्चा करना चर्चा करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध चांसलर मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक अपने समय का वह राजनीतिज्ञ था जिसने कि लगभग संपूर्ण यूरोप पर अपना राजनीतिक प्रभाव छोड़ा और 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप के राजनीतिक घटनाक्रम पर निश्चित ही मेटरनिक का प्रभाव छाया रहा। इसीलिए यूरोप के इतिहास में 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के जो ये काल अवधि है इसको मेटरनिक युग भी कहते हैं। मेटरनिक का जो प्रारंभिक जीवन था उस संदर्भ में यह स्पष्ट है कि मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 ईस्वी को जर्मनी के काम्ब्लेंज नगर में एक जागीरदार के घर हुआ था। क्योंकि जब मेटरनिक का बचपन बीत रहा था तो हम समझ सकते हैं कि जब मेटरनिक मुश्किल से 6 वर्ष का रहा होगा, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय मेटरनिक लगभग 6 वर्ष का था और उसका जो प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो सामंतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और फ्रांस में सामंतों की जागीरें छीन ली गई, उसका प्रभाव यह पड़ा कि कालांतर में जब नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम काउंसलर बना और उसने जर्मनी की पुनर्व्यवस्था की, अर्थात जर्मनी के 39 राज्यों का एक जर्मन राइन संघ के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के राज्यों का जो एक संघ बनाया और नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में जो पुनर्व्यवस्था की, उसका परिणाम यह हुआ कि मेटरनिक के पिता की भी जागीर छीन ली गई। इसका जो है मेटरनिक पर बड़ा प्रभाव पड़ा और कालांतर में वह क्रांति का विरोधी बन गया। जागीर छिन जाने के पश्चात मेटरनिक का जो परिवार था वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आ गया और फिर वियना में ही मेटरनिक की शिक्षा दीक्षा हुई। स्ट्रासबर्ग और मेसन्स के विश्वविद्यालयों में मेटरनिक ने शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि उस समय फ्रांस में जो क्रांति हुई थी तो क्रांति के कारण जो जागीरदार थे, जो सामंत वर्ग था, वह फ्रांस से भागकर विदेशों में आ गया था। इसका परिणाम यह भी हुआ कि कई फ्रांस के सामंत और जागीरदार वियना आ गए और वियना में बस गए। बाद में मेटरनिक जब इनके संपर्क में आया और उन लोगों ने क्रांति की जो लोमहर्षक घटनाओं का वर्णन किया, उन घटनाओं के वर्णन को सुन करके मेटरनिक को क्रांति के नाम से घृणा हो गई। यद्यपि बाद में वह जब ऑस्ट्रिया का मंत्री रहा या राजदूत के रूप में उसने कार्य किया तो वह इंग्लैंड के पिटफॉक्स बर्क जैसे राजनीतियों के संपर्क में आ गया और धीरे धीरे नेपोलियन घोर प्रतिक्रियावादी अर्थात सुधारों का विरोधी बन गया। मेटरनिक का जो राजनीतिक जीवन था उस संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो मेटरनिक का जो विवाह हुआ 1795 ईस्वी में, वह ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस कॉनिज की पौत्री से हुआ। प्रिंस
कानिज की पौत्री से विवाह होने के पश्चात मेटरनिख के राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई और बाद में वह ऑस्ट्रिया के राजदूत के रूप में वह बर्लिन, सेंट पीटर्सबर्ग, पेरिस आदि स्थानों पर रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे नेपोलियन, जार अलेक्जेंडर प्रथम इनको समझने व इनकी राजनीति को समझने का मौका मिला। जैसे मैंने कहा कि 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के युग को हम यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस अवधि में यूरोप की संपूर्ण राजनीति पर मेटरनिख का प्रभाव छाया रहा। मेटरनिख की जो नीति थी, यदि हम उस पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मेटरनिख की जो नीति थी वह उदारवाद और राष्ट्रवाद का घोर विरोधी था। हम समझ सकते हैं कि नेपोलियन ने अपने राजनीतिक जीवन में उदारवादी तत्वों का या सुधारों का और राष्ट्रीयता का सर्वत्र विरोध या सर्वथा विरोध किया है। इसका कारण था कि फ्रांस में जो क्रांति के दौरान भीषण रक्तपात हुआ, आतंक के राज्य के दौरान जो अत्याचार हुए, उन सब का परिणाम यह हुआ कि मेटरनिख की अवधारणा बन गई कि वह क्रांति को एक रोग जिसका इलाज किया जाना चाहिए, एक ज्वालामुखी जिसे शांत किया जाना चाहिए, एक विषाक्त घाव जिसे गर्म लोहे से जला दिया जाना चाहिए और पिशाच कहा करता था। अर्थात क्रांति के प्रति नेपोलियन के विचार ये थे कि वह क्रांति को एक रोग समझता था जिसका शीघ्र इलाज होना चाहिए, एक ज्वालामुखी समझता था जिसको शीघ्र शांत किया जाना चाहिए, एक घाव ऐसा घाव जिसे गर्म लोहे से जला देना चाहिए, और पिशाच वो कहता था कि क्रांति एक पिशाच है जो मानवता के लिए घातक है। साथ ही साथ वह उदारवाद का भी शत्रु था। उसकी मान्यता थी कि प्रजातंत्र केवल दिन के प्रकाश को रात्रि के अंधकार में परिवर्तित कर सकता है। जनता को अधिकार देना वह राज्य पर आघात करना समझता था। इसीलिए वह सुधार आंदोलन को हर तरह से दबाना चाहता था। मेटरनिख नहीं चाहता था कि कहीं भी जनता सुधारों की मांग करे और कोई भी शासक यूरोप में सुधार कार्य करे। नेपोलियन का जो दृष्टिकोण था वह भी सुधारवादियों के विरुद्ध था। नेपोलियन व जार अलेक्जेंडर के प्रथम, जो जार अलेक्जेंडर प्रथम था, रूस का जार, क्योंकि नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर प्रथम के साथ मेटरनिख के राजनीतिक संबंध रहे, अर्थात क्योंकि मेटरनिख रूस और फ्रांस में ऑस्ट्रिया के राजदूत के रूप में रहा, इसलिए मेटरनिख को नेपोलियन बोनापार्ट और जार अलेक्जेंडर प्रथम के चरित्र को समझने का मौका मिला। यद्यपि वह नेपोलियन बोनापार्ट से अत्यधिक प्रभावित था। उसकी मान्यता थी नेपोलियन के प्रति कि यदि नेपोलियन चाहे किसी भी युग में उत्पन्न होता तो वह निश्चय ही उसे प्रभावित करता। यद्यपि वह नेपोलियन से बहुत घृणा करता था। इसी तरह जार अलेक्जेंडर प्रथम के बारे में मेटरनिख का दृष्टिकोण यह था कि वो जानता था कि जार का जो है नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु क्योंकि जार भी निरंकुश शासन का समर्थक था, इसलिए कालांतर में दोनों में मित्रता हो गई। और हम समझ सकते हैं कि मेटरनिख ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं सुधारों का विरोध करने के लिए, जार का भरपूर सहयोग लिया। वियना कांग्रेस के जो निर्णय थे, मैंने पूर्व में भी बताया होगा कि वियना कांग्रेस के निर्णयों पर मेटरनिख का बहुत बड़ा प्रभाव था और मेटरनिख ने इस कांग्रेस के द्वारा यूरोप में उदारवादी विचारों को रोकने, क्रांति के विचारों को रोकने तथा संवैधानिक सुधारों का विरोध करने का भरसक प्रयास किया। और जब तक मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर बना रहा, तब तक उसने
यूरोप में यथा स्थिति या हमें कह सकते हैं कि निरंकुश शासन को बनाए रखने में अहम योगदान दिया। जो पवित्र संघ था, जैसे हमने पूर्व में चर्चा की थी कि पवित्र संघ जो है जार अलेक्जेंडर प्रथम के मस्तिष्क की उपज थी, परंतु पवित्र संघ को मेटरनिख कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था नहीं मानता था। केवल जार अलेक्जेंडर प्रथम को खुश रखने के लिए उसने इसे स्वीकार कर लिया था, परंतु वास्तविक रूप से वह पवित्र संघ को अलेक्जेंडर की भावुकता और सनक मानता था। वह इसे केवल एक शब्द आडंबर कहा करता था। हाँ, जो चतुर्मुख मित्रमंडल था उसकी कार्य पद्धति में और उस मित्रमंडल को गठन करने में मेटरनिख का अहम योगदान था। मेटरनिख ने ही चतुर्मुख संघ की स्थापना की और उसको आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया। चतुर्मुख मित्रमंडल मेटरनिख की मस्तिष्क की उपज ही नहीं थी, बल्कि मेटरनिख का उद्देश्य यह था कि चतुर्मुख मित्रमंडल के द्वारा वह यूरोप में उदारवादी एवं राष्ट्रीयतावादी विचारों को रोकना चाहता था और लगभग इस मित्रमंडल के द्वारा नेपोलियन काफी सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल भी रहा। यद्यपि चतुर्मुख मित्रमंडल फ्रांस के सम्मिलित हो जाने के पश्चात पंचमुख मित्रमंडल बन गया था। जर्मनी के संदर्भ में हम समझना चाहेंगे कि मेटरनिख और जर्मनी के संबंध कैसे रहे। जैसे मैंने बताया था कि जर्मनी उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और नेपोलियन बोनापार्ट ने जब राइन जर्मन संघ के नाम से जर्मनी के कुछ राज्यों का संघ बनाया था, तो उससे पूर्व भी जर्मनी विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वह पवित्र रोमन साम्राज्य का एक भाग था। साथ ही साथ जर्मनी के जो ये छोटे छोटे राज्य थे, ऑस्ट्रिया इनका अध्यक्ष था और इस तरह जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभाव स्थापित था। ये जो मैंने स्थिति बताई ये नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा गठित राइन जर्मन से पूर्व थी और वियना कांग्रेस ने पुनः वही व्यवस्था लागू की। वियना कांग्रेस ने नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जर्मनी में जो परिवर्तन किए गए उन सभी परिवर्तनों को रद्द किया और पुनः वही पुरातन व्यवस्था जर्मनी में स्थापित कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि मेटरनिख, या हमें कह सकते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के छोटे छोटे राज्य पुनः ऑस्ट्रिया के प्रभाव में आ गए, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी के राज्यों के संघ का अध्यक्ष था। जर्मनी में राष्ट्रवादी विचारों को रोकने के लिए मेटरनिख ने 1819 में कार्लसवाद के आदेश जारी किए और जब तक मेटरनिख सत्ता में रहा या ऑस्ट्रिया का चांसलर रहा, तब तक मेटरनिख ने जर्मनी में हर सुधार, हर उदार विचार का विरोध किया। यही स्थिति इटली के संदर्भ में भी थी। मेटरनिख ने इटली में भी वही पुरानी व्यवस्था स्थापित की। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए सारे परिवर्तन निरस्त करके पुनः जो है इटली पर मेटरनिख का प्रभाव, या हम कह सकते हैं ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित हो गया। मैरियट जो एक इतिहासकार हुए, प्रसिद्ध इतिहासकार, मैरियट ने लिखा है कि इटली पर जो मेटरनिख का प्रभाव था वो बिल्कुल इटली पर मेटरनिख वियना की भांति शासन करता था। अर्थात जिस तरह वियना पर ऑस्ट्रिया का शासन था, लगभग उसी तरह जो प्रसिद्ध इतिहासकार मैरियट हैं वे लिखते हैं उसी तरह मेटरनिख इटली पर भी शासन करता था। स्पेन के संदर्भ में जो मेटरनिख की नीति थी, जैसे हमने कांग्रेस के युग में, या हम कह सकते हैं चतुर्मुख मित्रमंडल की जो कांग्रेस थी या चतुर्मुख मित्रमंडल के जो सम्मेलन आयोजित हुए,
उन सम्मेलनों के संदर्भ में कहा था कि उन सम्मेलनों में एक प्रश्न यह भी था कि स्पेन की जनता ने जो स्पेन के शासक फर्डिनेंड के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, उस आंदोलन को वेरोना कांग्रेस की अनुमति से मेटरनिख दबाने में सफल रहा। परंतु जो स्पेन के उपनिवेश थे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, उन उपनिवेशों के विद्रोह को दमन करने में मेटरनिख असफल रहा, क्योंकि इंग्लैंड ने इसका विरोध किया। और जो बाद में जो मुनरो सिद्धांत जो हम 1823 में देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो ने जो यह घोषणा की कि अमेरिका अमेरिका वासियों का है, हम उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका कहीं भी यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे, उसका परिणाम यह हुआ कि मेटरनिख स्पेन के विद्रोह को दबाने में तो सफल रहा, परंतु स्पेन के उपनिवेशों के विद्रोह को दबाने में वह स्पेन की सहायता नहीं कर सका, जबकि वह स्पेन की सहायता करना चाहता था। टर्की उस समय जो एक कहेंगे हम कमजोर साम्राज्य बनता जा रहा था, और रूस, ऑस्ट्रिया, स्वयं ऑस्ट्रिया और रूस भी टर्की पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। तो टर्की के संदर्भ में मेटरनिख की नीति यह थी कि वह टर्की में यथा स्थिति बनाए रखना चाहता था, क्योंकि जब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और रूस यूनान का समर्थन करना चाहता था, परंतु मेटरनिख नहीं चाहता था कि यूनानी टर्की से विद्रोह करें और यूनान स्वतंत्र हो, क्योंकि इससे निरंकुश राज सत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इसलिए मेटरनिख चाहता था कि टर्की यूनान पर टर्की का प्रभाव बना रहे। मेटरनिख की जो नीति थी, हम कह सकते हैं यद्यपि 1815 से 1848 ईस्वी तक मेटरनिख यूरोप पर छाया रहा, परंतु मेटरनिख की नीति या हमें कहें मेटरनिख का पतन 1848 की क्रांति के द्वारा हो गया। 1848 में जो क्रांति हुई, यद्यपि इस क्रांति का आरंभ फ्रांस से हुआ, परंतु फ्रांस से आरंभ होकर संपूर्ण यूरोप पर लगभग इस क्रांति का प्रभाव पड़ा, और 1848 की क्रांति के कारण ही मेटरनिख का पतन हो गया। इसके साथ साथ मेटरनिख के पतन के कुछ कारण और भी थे, क्योंकि मेटरनिख नए विचारों को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं था। वह जो है निरंकुश शासन करना चाहता था। इसीलिए जो प्रजा में या हम कह सकते हैं समाज में जो नई भावनाएं, नए विचार, उदारवाद की जो नई बयार बह रही थी, मेटरनिख अपने को युग के अनुकूल ढालने में अक्षम रहा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो संदेश दिया, उस संदेश को समझने में मेटरनिख असफल रहा और वह निरंकुश शासन का समर्थक बना रहा। उसने हर तरह से ये प्रयास किया कि यूरोप में निरंकुश सत्ता की स्थापित रहे, और जहां भी इसका विरोध हुआ उसने उसको दबाने का प्रयास किया। नेपोलियन की जो नीति थी वह निषेधात्मक नीति थी, क्योंकि हर प्रकार से मेटरनिख जो है हर प्रकार से सुधारों को या क्रांति के विचारों को या उदारवाद को कुचलना चाहता था। इसीलिए उसकी नीति जो एकदम विपरीत, हम कह सकते हैं हर चीज को रोकने की थी। एक बार नेपोलियन मेटरनिख के बारे में कहा करता था कि मेटरनिख साजिश करना ही जानता है और साजिश को ही वो राजनीतिक समझता है। अगला जो कारण था मेटरनिख के पतन का, वो था नीति की अचलता। मेटरनिख की जो नीति थी उसमें समय के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपनी नीति पर अचल बना रहा। उसकी धारणा ये थी कि निरंकुश शासन ही अच्छा शासन है। उसने अपने विचारों में सुधार करने का प्रयास नहीं किया, और यद्यपि वो अपने बारे में समझता भी था,
उसने एक बार कहा था, मैं या तो इस संसार में बहुत जल्दी आ गया या बहुत देर से आया हूं। यदि मैं पहले आया होता तो अपने युग का आनंद लेता, और यदि मैं देर से आया होता तो उसके निर्माण में सहायक बनता, परंतु आज तो मुझे अपना जीवन क्षीण प्राय संस्थाओं को संभालने में लगाना पड़ रहा है। मेटरनिका अपने बारे में ये कहना था कि वह उन संस्थाओं को संभालने में लगा हुआ है जो संस्थाएं क्या हो रही, नष्ट होने जा रही हैं, क्योंकि समय की मांग ये थी कि अब निरंकुश शासन का अंत हो रहा था। जनता जो है शासन में सहभागिता की इच्छुक थी। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जनता में भर दी थी, और इन सभी के विपरीत मेटरनिख उन्हीं पुरानी संस्थाओं को, निरंकुश शासन को संभालना चाहता था। ये उसने स्वयं स्वीकार किया, और इस कारण भी उसका पतन हुआ। नेपोलियन के विरुद्ध जो नई भावनाएं थी, जो दार्शनिक विचारधारा थी, या जो युवा वर्ग था, विश्वविद्यालयों के जो शिक्षक थे, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे, वे सब अब जो है नए विचारों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जनता को शासन में सहभागिता देना चाहते थे, सुधार चाहते थे, क्रांति के द्वारा परिवर्तन चाहते थे। परंतु मेटरनिख इन सबका विरोधी था, और जो ये नई शक्ति थी, नई भावनाओं की जो शक्ति थी, उसका प्रभाव इतना बड़ा कि अंत में क्रांति हुई, और क्रांति के द्वारा मेटरनिख का पतन हो गया। साथ ही साथ मेटरनिख की जो नीति थी, वो हर प्रकार से कहीं भी अगर जनता सुधारों की मांग करती, कहीं भी क्रांतिकारी विचारों का पोषण होता, तो मेटरनिख उनका विरोध करता है। जबकि उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड उदारवादी विचारों के समर्थक थे, उदारवादी विचारों को आगे बढ़ाना चाहते थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि इस परस्पर विरोधी विचारों के कारण अंततः उदारवादी विचारों की विजय हुई, और 1848 की क्रांति के कारण क्या हो गया, मेटरनिख का पतन हो गया।